फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2023 और 18 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? फर्स्ट ऑप्शन है लिएंडर पेस, सेकंड ऑप्शन है महेश भूपति, थर्ड ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, फोर्थ ऑप्शन है यूकी भांबरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में उभरे। 50 वर्षीय पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक थे। खिलाड़ी श्रेणी में उनका मुकाबला कारा ब्लैक, एना इवानोविच, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर और फ्लाविया पेनेटा से होगा। चीनी खिलाड़ी लीना 2019 में ITHF में नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने सामाजिक बांड के माध्यम से रुपए 1000 करोड़ से अधिक जुटाए हैं? विच इंस्टीट्यूशन हैज रेज्ड मोर देन 1000 करोड़ विया सोशल बॉन्ड्स? फर्स्ट ऑप्शन है NHB, सेकंड ऑप्शन है नाबार्ड, थर्ड ऑप्शन है RBI, फोर्थ ऑप्शन है सिडबी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नाबार्ड संस्था ने सामाजिक बांड के माध्यम से रुपए 1000 करोड़ से अधिक जुटाई हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं अब। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने रुपए 1040.5 करोड़ के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपया मूल्य वाले AAA रेटेड सामाजिक बांड जारी किया है। पात्र संस्थागत निवेशकों को निजी तौर पर जारी किए गए बांड 29 सितंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक बांड का अधिकतम मूल्य रुपए 1 लाख है। बेस इश्यू का आकार रुपए 1 करोड़ है, जिसमें रुपए 2000 करोड़ तक ओवर सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का एक विकल्प है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है? सिप्ला लॉन्च ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ इट्स क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। सिप्ला ने हिमाचल प्रदेश राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दवा निर्माता सिप्ला ने स्काई
एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी में हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू की है। दवाओं में हृदय, श्वसन और अन्य आवश्यक दीर्घकालिक उपचार शामिल थे। ड्रोन के उपयोग से दूर दराज के इलाकों में केमिस्टों और क्लिनिकों को कंपनी की दवाओं की समय पर डिलीवरी में मदद मिलेगी, जबकि कोल्ड चेन उत्पादों को प्रभावित करने वाले तापमान से जुड़े मुद्दों सहित जोखिमों को कम किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला शियान 6 किस देश का अनुसंधान पोत है? शियान 6 विच एंटर्ड द इंडियन ओशियन इज द रिसर्च वेसल्स ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है उत्तर कोरिया, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। चीन जहाज शियान 6 ने 23 सितंबर को मलक्का जड़म भूमध्य के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश किया और 10 सितंबर को होम पोर्ट ग्वांगझो छोड़ने के बाद 14 सितंबर को सिंगापुर में देखा गया। श्रीलंका के अनुसार उसने चीनी जहाज शियान 6 को अनुमति नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा चिंताएं द्वीप राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण थीं। देश ने कहा कि यदि जहाज श्रीलंका की मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य ने धान की पुआल जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की है? विच स्टेट हैज डिवाइस्ड एन एक्शन प्लान टू कर्ब पैडी स्ट्रॉ बर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने धान की पुआल जलाने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की धान की पुआल जलाने पर रोक लगाने की कार्य योजना के अनुसार क्षेत्र में लगभग 31 लाख हेक्टेयर भूमि धान की खेती के लिए समर्पित है। इससे लगभग 16 मिलियन टन धान के भूसे गैर बासमती का उत्पादन होने का अनुमान है, जिसे इन सीटू तकनीकों खेतों में फसल अवशेषों को शामिल करना और एक्स सीटू तरीकों पराली को ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोग करना, दोनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एशियाई खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली नेहा ठाकुर कौन सा खेल खेलती हैं? नेहा ठाकुर हु सीक्रेड अ सिल्वर मेडल फॉर इंडियन एट एशियन गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है निशानेबाजी, सेकेंड है स्क्वैश, थर्ड है नौकायन, फोर्थ है मुक्केबाजी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नौकायन। एशियाई खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली नेहा ठाकुर नौकायन का खेल खेलती हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 17 वर्षीय भारतीय नाविक नेहा ठाकुर ने एशियाई खेलों में लड़कियों की ILCA-4 डिंगी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। लड़कियों की डोंगी ILCA-4 श्रेणी में 11 दौड़ें शामिल हैं और नेहा कुल 32 अंकों के साथ समाप्त हुई। उनके 27 के नेट स्कोर ने उन्हें स्वर्ण पदक विजेता थाईलैंड की नोपा स्वर्ण खुनबुन जान के बाद दूसरा स्थान हासिल करने में मदद की है।
ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से फ्रेंड्स, सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर कछुआ हार्ड सेल कछुए की तस्करी में सबसे केंद्रीय केंद्र के रूप में उभरा है? एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टोटलिस्ट हार्ड सेल टोटल ट्रैफिकिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है विशाखापट्टनम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई शहर कछुआ हार्ड सेल कछुए की तस्करी में सबसे केंद्रीय केंद्र के रूप में उभरा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारत में कछुए या हार्ड सेल कछुओं का व्यापार सॉफ्ट सेल कछुओं की तुलना में अधिक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में किया जाता है। पहले वाले की मुख्य रूप से पालतू जानवर के रूप में मांग की जाती है, जबकि दूसरे का मुख्य रूप से भारत में मांस के लिए व्यापार किया जाता है। अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले कछुए हार्ड सेल कछुए अक्सर हवाई मार्ग में से लाए जाते हैं। कछुआ हार्ड सेल कछुए की तस्करी में चेन्नई सबसे केंद्रीय नोड के रूप में उभरा शीर्ष निर्यातक और मध्यस्थ जिले के रूप में रैंकिंग में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल के आंकड़ों के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत कितने प्रतिशत भूमि दावों को खारिज कर दिया है? एज पर रिसेंट डाटा स्टेट्स rejected what percent of land claims submitted by tribunal under the Forest Right Acts? फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30%, फोर्थ ऑप्शन है 40%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 40%। हाल के आंकड़ों के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत 40% भूमि दावों को खारिज कर दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं अब। राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी समुदायों द्वारा प्रस्तुत लगभग 40% भूमि दावों को खारिज कर दिया है। इनमें से उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में अस्वीकृति दर सबसे अधिक है, जिसमें उत्तराखंड ने 97% आदिवासी दावों को अस्वीकार कर दिया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल 45,54,603 दावे प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, खबरों में नजर आए फ्रैंक रूबियो किस पेशे से जुड़े हैं? फ्रैंक रूबियो हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? फर्स्ट ऑप्शन है खिलाड़ी व्यक्ति, सेकेंड ऑप्शन है व्यवसायी व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, खबरों में नजर आए फ्रैंक रूबियो किस पेशे से जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री। फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष यात्री से जुड़े हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने हाल ही में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का नया अमेरिकी रिकॉर्ड बनाया है।
1 वर्ष से अधिक समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद वह 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटे। तीनों कजाकिस्तान के एक दूर दराज के इलाके में उतरे। एक प्रतिस्थापन के रूप में सोयूज कैप्सूल में उतरे क्योंकि उनकी मूल सवारी अंतरिक्ष कवाड़ की चपेट में आ गई थी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करते समय उसका सारा शीतलक नष्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानक विकसित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स? फर्स्ट ऑप्शन है IMF, सेकेंड ऑप्शन है ITU, थर्ड ऑप्शन है यूनेस्को, फोर्थ ऑप्शन है MIT। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानक विकसित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ITU। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र निकाय ITU के अध्ययन समूह ने हाल ही में जिनेवा में अपनी बैठक के दौरान भारत के 6वीं विजन का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानकों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। IMT 2030, जिसे 6G के नाम से भी जाना जाता है, ITUR स्टडी ग्रुप 5 की वर्किंग पार्टी 5D द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी एग्जाम के नज़रिए से, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अपने चैनल को मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।